माई सेल्फ हीना। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूरोपियन कंपनियों का भारत में आगमन। ये हमारी सीरीज चल रही है। इसमें जो जो यूरोपियन कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए आई, फ्रांसीसी कंपनी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। फ्रांसीसी से पहले भारत में अन्य भी कई कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, जिनमें पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, इन तीनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी कंपनी जो भारत में व्यापार करने के लिए यूरोप के देशों से आई थी। तो आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये क्रम हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, लास्ट वाली वीडियो में, कि कंपनियों के आने का क्रम क्या था। तो सबसे पहले जो यूरोपियन कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई वो कौन सी थी? पहले आई थी पुर्तगाल। सबसे पहले आए पुर्तगाली, उनके बाद आए डच, फिर आए अंग्रेज। इनके बाद हमने पढ़ा था कि फ्रांस, इनके बाद आए फ्रांस। लेकिन इसी बीच में कुछ और भी अन्य कंपनियां भारत में आई जो छोटी कंपनियां थी, जिनके बारे में ज्यादातर पेपर में नहीं पूछा जाता है, लेकिन नॉलेज के लिए हम पढ़ लेते हैं कि अंग्रेजों के बाद एक कंपनी आई थी। उसका नाम कहाँ से आई थी? वो डेनमार्क। और डेनमार्क के बाद है फ्रांसीसी। मतलब आज जो हम फ्रांसीसी पढ़ रहे हैं, इनसे पहले डेनमार्क कंपनी भी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, फ्रांसीसी। और फ्रांसीसी के बाद में लास्ट में एक कंपनी आई, स्वीडिश। तो ये भारत में कंपनियों के आगमन का क्रम है। सबसे पहले पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनमार्क, फ्रांसीसी और स्वीडिश। इन दोनों के बारे में बस हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, हम इनकी डेट याद कर लेते हैं कि ये कब भारत में आई थी, और बस इतना ही हम पढ़ेंगे। मेनली पेपर में जो पूछा जाता है वो इन चार टॉपिक से पूछा जाता है: पुर्तगाल, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। तो पुर्तगाल, डच और अंग्रेज के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी कंपनी के बारे में। ये जो डेनमार्क कंपनी है, डेनमार्क, ये आई थी 1616 में भारत में। और इन्होंने अपने व्यापार का जो मुख्य केंद्र बनाया था वो कहां पर इन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना करी? तंजौर में। तंजौर जो कहां पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में तंजौर है। इसे डेनमार्क ने अपने व्यापार का केंद्र बनाया, यहाँ पर इन्होंने अपनी कंपनी स्थापित करी। और जो सबसे लास्ट में आई, हमें ये भी याद रखना है कि सबसे लास्ट में यूरोपियन कंपनी कौन सी आई थी? सबसे अंत में आई थी स्वीडिश, और ये आई थी 1731 में। बस हमें इन दोनों कंपनियों के बारे में इतना ही याद रखना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ रहे हैं यूरोपियन कंपनियों का भारत में आगमन। और उनमें भी यूरोपियन कंपनी में कौन सी कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं? फ्रांस से जो व्यापार करने के लिए, फ्रांस से जो पूर्व के देशों में व्यापार करने के लिए कंपनी आई थी, उनके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। 1664 में फ्रांसीसी भारत में व्यापार करने के लिए आए। तो जब ये 1664 में फ्रांसीसी आए, उस समय जो भारत की स्थिति थी वो क्या थी कि भारत के जो शासक थे, भारत में उस समय किसका शासन था? भारत में शासन था मुगलों का। मुगलों का शासन था 1664 ईस्वी में। और यहाँ के शासक कौन थे? शासक थे भारत के औरंगजेब। अगर पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि जिस समय फ्रांसीसी भारत में व्यापार करने के लिए आए, उस समय यहाँ का शासक कौन था, तो यहाँ के शासक कौन थे? फ्रांसीसी। और सत्ता किसकी थी उस समय? शासन किसका चल रहा था? मुगलों का शासन भारत में चल रहा था। 1664 ईस्वी में फ्रांस में जो यहाँ के शासक थे, फ्रांस के जो शासक थे, उनका नाम था लुई XIV। लुई XIV, इनका शासन फ्रांस में चल रहा था। इन्हीं के शासन के दौरान इनका एक मंत्री था जिसका नाम था
कोलवर्ट। ये जो उनका मंत्री है कोलवर्ट, इसके मन में ये विचार आता है कि जैसे यूरोप की अन्य कंपनियां भारत में व्यापार करने जा रही हैं और भारी मात्रा में मुनाफा कमा रही हैं, क्यों ना फ्रांस में एक कंपनी की स्थापना की जाए और उसे भारत में व्यापार करने के लिए भेजा जाए, पूर्व के देशों में व्यापार करने के लिए भेजा जाए। तो यह बात ही जाकर बोलता है अपने शासक से, लुई 14 से, उनके सामने प्रस्ताव रखता है कि एक कंपनी की स्थापना की जाए और उस कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए भेजा जाए, जिससे क्या हो सके, इनकम हमारी बढ़ सके, मुनाफा क्या है ज्यादा हो सके। तो जो फ्रांस से जो कंपनी आई उसकी जो स्थापना हुई वो किसकी सलाह पर हुई? कोलवर्ट की सलाह पर एक कंपनी की स्थापना हुई। कोलवर्ट की सलाह पर कंपनी की स्थापना हुई। और कंपनी का नाम क्या दिया गया? कंपनी का नाम था द कंपनी इंड ओरिएंटल। ये था कंपनी का नाम, द कंपनी इंड ओरिएंटल, या फिर इसे हम फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जानते हैं या बोल सकते हैं, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी। ये एक सरकारी कंपनी थी, ये भी हमें याद रखना है। फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी एक सरकारी कंपनी थी। फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई किसकी सलाह पर? लुई शासक के जो मंत्री थे कोलवर्ट, उनकी सलाह पर वहां पर एक कंपनी की स्थापना हुई जिसका नाम क्या दिया गया? द कंपनी इंड ओरिएंटल, या फिर इसे फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके नेतृत्व में अब ये कंपनी की स्थापना हो गई और इन्होंने विचार किया कि अब भारत में दल भेजा जाए जो वहां पर जाकर व्यापार करें। तो फ्रैंको कोरो एक फ्रांसीसी व्यक्ति थे। फ्रैंको कैरो, ये सारे नाम हमें याद रखने ही पेपर में पूछ ले जाते हैं। फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में भारत ने व्यापार करने के लिए दल आया। भारत से व्यापार करने के लिए फ्रांस से जो दल आया वो किसके नेतृत्व में आया? फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में दल आया और इसने 1668 में भारत में आके सूरत में अपनी कंपनी की स्थापना कर ली। कहां पर? तो फ्रांसीसियों ने अपनी कंपनी पहली जो स्थापित करी वो कहां पर करी? सूरत में इन्होंने अपनी पहली कंपनी की स्थापना कर ली। सूरत में बना ली इन्होंने पहली कंपनी। अगले ही साल 1669 ईस्वी में ये जो थे, इन्होंने गोलकुंडा जो जगह थी दक्षिण भारत का क्षेत्र, वहां के शासक से जाके परमिशन मांगी कि हम दक्षिण भारत के राज्य में भी अपना क्या है व्यापार करना चाहते हैं और हमें इजाजत दी जाए कि हम यहाँ पर अपनी कंपनी की स्थापना कर सके। तो ये जाते हैं गोलकुंडा के शासक के दरबार में और उनसे इजाजत मांगते हैं और इन्हें परमिशन मिल जाती है कंपनी स्थापित करने की। तो ये जो अपनी अगली कंपनी स्थापित करते हैं वो 1669 में ही अगले ही वर्ष दूसरी कंपनी स्थापित करते हैं। वो कहां पर करते हैं? दूसरी कंपनी इन्होंने स्थापित कर दी अपनी मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि मसूलीपट्टनम में फ्रांसीसियों के कंपनी स्थापित करने से पहले अंग्रेज और डच और पुर्तगाली तीनों ही यहाँ पर पहले ही अपनी कंपनी स्थापित कर चुके थे, अपनी कोठियों का निर्माण करवा चुके थे और यहाँ के व्यापारियों से क्या करते थे? व्यापार करते थे। अब यहाँ पर कौन आ गए? अब आ गए यहाँ पर फ्रांसीसी आ गए और इन्होंने गोलकुंडा के शासक से परमिशन ली और 1669 ईस्वी में इन्होंने अपनी दूसरी कंपनी स्थापित कर दी। कहां पर? मसूलीपट्टनम में। अब जब यहाँ पर कंपनी स्थापित हो गई तो ये व्यापार करने लगे, लेकिन जब इन्होंने यहाँ पर व्यापार करना आरंभ किया तो इन्हें ज्यादा कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि होता क्या है कि जब मार्केट में पहले से ही
लोग बैठे हुए हैं व्यापार करने के लिए, तो जब भी कोई नए नए लोग आते हैं तो उनका व्यापार एकदम से स्टार्ट नहीं होता, नहीं चलता, क्योंकि ये जो पुर्तगाली थे और डच थे और अंग्रेज थे, इनका जो वहाँ के लोकल व्यापारी थे उनके साथ पहले से ही तालमेल अच्छा बैठ चुका था और उनके साथ ही वो व्यापार करते थे। तो जब फ्रांसीसी कंपनी यहाँ पर आई तो उनका उन लोकल व्यापारियों के साथ, जो दक्षिण भारत के और व्यापारी थे मसूलीपट्टनम के, उनके साथ अच्छा तालमेल नहीं हो रहा था। तो फ्रांसीसियों ने विचार किया कि क्यों ना हम ऐसे स्थान पर कंपनी की स्थापना करें जहां पर हमारा कोई कॉम्पिटिटिव ना हो, कोई हमारे साथ कंपटीशन करने वाला ना हो। जैसे उन्होंने जब अपनी सूरत में कंपनी स्थापित करी तो सूरत में भी पहले से ही डच, अंग्रेज और पुर्तगाली तीनों यहाँ पर व्यापार कर रहे थे और भी कई कंपनियां यहाँ पर व्यापार कर रही थी। दूसरी इन्होंने जब मसूलीपट्टनम में करी स्थापना तो यही सी इन्होंने यहाँ पे भी देखने के लिए मिला। तो इन्होंने सोचा कि अलग स्थान पर जाकर ऐसे क्षेत्र में हम व्यापार करें जहां से कि हमें टक्कर देने वाला कोई दूसरा ना हो, कोई हमारे कंपटीशन में ना हो। तो ये दक्षिण भारत का एक क्षेत्र है जो मद्रास के पास पड़ता है, जिसका नाम है संथाली। यहाँ पर जाकर ये मद्रास के पास है। कहां पर है ये? मद्रास के पास। तो यहाँ पर जाकर ये क्या करते हैं, अपनी कंपनी की कर देते हैं स्थापना। कौन कर रहे हैं स्थापना? फ्रांसीसी। ये सारा हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ रहे हैं। फ्रांसीसी यहाँ पर अपनी कंपनी की स्थापना कर देते हैं। और ये जो स्थापना करते हैं ये किस फ्रांसीसी के नेतृत्व में की जाती है? इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है, ये हमें याद रखना है कि संथाली में जब इन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना करी तो वो किसके नेतृत्व में करी? फ्रांसीसी के थे दी ला हे, इनका नाम था। इनके नेतृत्व में इन्होंने संथाली पर अपना कब्जा कर लिया और यहाँ पर फ्रांसीसियों ने अपनी कंपनी की स्थापना कर दी। क्योंकि यहाँ पर कोई और कंपनी नहीं थी, कोई भी व्यापार करने के लिए किसी और कंपनी की स्थापना नहीं हुई थी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो स्थापना करी वो किसने करी? फ्रांसीसियों ने यहाँ पर स्थापना कर दी। यहाँ पर स्थापना करने के बाद इन्होंने अपना व्यापार यहाँ पर क्या करा? शुरू कर लिया। अब जब ये भारत में आए तो इनसे डच थे, अंग्रेज और पुर्तगाली, ये लोग पहले ही चिढ़ रहे थे कि जब होता ही है मार्केट में कोई व्यापार कर रहा होता है, दूसरा कोई आता है तो चिढ़ थोड़ी बहुत होती है। तो इसी प्रकार से ये जो अंग्रेज थे वो इनसे चिढ़ रहे थे, डच भी इनसे चिढ़ रहे थे। तो डचों ने इस बात की जानकारी कि इन्होंने संथाली पर अपना अधिकार कर लिया है, इस बात की जानकारी इन्होंने किसको दे दी? गोलकुंडा के शासक को जाकर ये बात बता दी। गोलकुंडा के शासक के पास डच गए और उन्होंने कहा कि आपके अधिकार क्षेत्र में जो संथाली जगह आती है वहां पर फ्रांसीसियों ने अपना अधिकार कर लिया है, बल्कि आपने उनको परमिशन दी थी कहां पर व्यापार करने की? मसूलीपट्टनम में व्यापार करने की, लेकिन आपकी आदेश का उल्लंघन करते हुए उन्होंने क्या करा है? आपके दूसरे अधिकार क्षेत्र पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया और यहाँ पर आपकी बिना परमिशन के यहाँ पर क्या है? कंपनी की स्थापना कर ली है। तो ये सूचना पहुंचती है कहां पर? गोलकुंडा के शासक के पास। गोलकुंडा के शासक के पास ये सूचना पहुंचती है तो वो क्या करते हैं? उनको बुरा लगता है कि भैया हमने इनको अधिकार करने के लिए, व्यापार करने के लिए क्षेत्र दिया था मसूलीपट्टनम और ये तो हमारी बिना परमिशन के ही हमारे और क्षेत्रों पर भी अपना अधिकार करते जा रहे हैं। तो इन्हें लग जाता है बुरा। अब ये क्या करते हैं गोलकुंडा के शासक? गोलकुंडा के शासक डचों के साथ मिलकर, गोलकुंडा के शासक और डच ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? ये दोनों मिलकर कर देते हैं संथाली पर, संथाली में जो फ्रांसीसी होते हैं उन पर कर देते हैं ये हमला। इन पर हमला कर देते हैं और इन्हें कर देते हैं पराजित और इनसे ये अपना जो क्षेत्र होता है संथाली वाला ये इनसे छीन लिया जाता है। गोलकुंडा की सेना जाती है और डच दोनों की सेना मिलकर फ्रांसीसियों के ऊपर हमला कर देते हैं संथाली में जाकर और क्या करते हैं? इनसे अपना जो इनका क्षेत्र होता है संथाली ये इनसे छीन लिया जाता है। साथ ही साथ ये क्या करते हैं? संथाली इनसे छीन लेते हैं और साथ ही छीन लेते हैं इनसे संथाली और छीन लेते हैं इनसे साथ में
इनका जो दूसरा था मसूलीपट्टनम, दोनों को फ्रांसीसियों से छीन लेते हैं। और इनको छीनकर इन्हें यहाँ से भगा देते हैं। तो यहीं पे क्या होता है कि फ्रांसीसियों का जो व्यापार चल रहा होता है वो हो जाता है खत्म। यहाँ पर गोलकुंडा के शासक ने ये दोनों क्षेत्र इनसे छीन लिया और इन्हें भगा दिया। अब ये दोनों क्षेत्र जहाँ पर फ्रांसीसियों ने अपनी कोठी की स्थापना करी थी, ये दोनों क्षेत्र सौंप दिए जाते हैं किसको? डच को। तो अब यहाँ पर अधिकार, अब किसका अधिकार हो गया? ये दोनों क्षेत्र फ्रांसीसियों से छीन लिए और किसको सौंप दिए? डच को। अब डच को बनी बनाई कोठी मिल गई व्यापार करने के लिए और डच यहाँ पर अपना व्यापार करना शुरू कर देते हैं। सौंप दिए किसको? डच को ये सौंप दिए जाते हैं। अब जो फ्रांसीसी होते हैं, अब ये विचार करते हैं कि हमसे भी भाई गलती हुई है, हम करने तो गए थे व्यापार, लेकिन पड़ गए फालतू के लफड़ों में, फालतू के चक्कर में पड़ गए वहां जाके। हमें क्या जरूरत थी उनके और अधिकार क्षेत्रों पर जाने की? अगर हमें वहां पे व्यापार करना भी था तो हमें गोलकुंडा के शासक से परमिशन लेनी चाहिए थी। इस बात का एहसास उनको हो जाता है। तो कुछ ही समय बाद क्या करते हैं कि जो फ्रांसीसी कंपनी है उसके नए डायरेक्टर की होती है नियुक्ति। तो अब यहाँ पे बन रहे हैं फ्रांसीसी कंपनी के नए डायरेक्टर। फ्रांसीसी कंपनी के बनते हैं नए डायरेक्टर, जिनका नाम क्या है? नए निर्देशक चुने जाते हैं जिनका नाम है मार्टिन। अब मार्टिन को ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि अब आप देखो कि भारत में कैसे व्यापार करना है, वहां के जो शासक हैं उनको किस प्रकार से संभालना है, कैसे उनसे परमिशन लेनी है और दोबारा से भारत में अपनी कंपनियों की स्थापना करनी है और भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित करने हैं। तो मार्टिन के ऊपर आ जाती है जिम्मेदारी। मार्टिन यहाँ आकर क्या करते हैं कि उनसे मिलते हैं गोलकुंडा के शासक से और दोबारा से अपना उनसे परमिशन लेते हैं। यहाँ के शासकों से मिलकर अपनी गलती मानते हैं और यहाँ से परमिशन लेते हैं दोबारा से भारत में व्यापार करने की। तो 1673 में ये कंपनी अपनी स्थापित करते हैं दोबारा से। कहाँ स्थापित करते हैं? इनके नेतृत्व में कंपनी की स्थापना होती है और कंपनी की स्थापना होती है पुडुचेरी में। पुडुचेरी में अपनी कंपनी की स्थापना कर लेते हैं और ये अपना व्यापार क्या है शुरू कर देते हैं। व्यापार इसके साथ साथ ये और भी कई क्षेत्रों में अपना व्यापार करते हैं। दोबारा से इनको ये क्षेत्र मिल जाते हैं जो इनसे पहले छीन लिए गए थे और साथ ही ये फिर करते हैं बंगाल। अब ये कहीं पे भी अपनी कंपनी स्थापित करने से पहले परमिशन मांग रहे हैं। पहले इन्होंने बिना परमिशन की कंपनी स्थापित करी, उसका परिणाम इन्होंने भुगत लिया कि उनके ऊपर हमला कर दिया गया और वापस उनसे छीन लिया गया वो क्षेत्र। तो अब ये बंगाल जाते हैं और उस समय बंगाल के जो शासक थे वो थे शाइस्ता खां। बंगाल में शाइस्ता खां से परमिशन लेकर ये शाइस्ता खां से परमिशन लेते हैं और कंपनी की स्थापना करते हैं। कहां पर? चंद्रनगर में। चंद्रनगर एक जगह है, वहां पर ये कंपनी की स्थापना करते हैं। चंद्रनगर में ये अपना व्यापार करना शुरू कर देते हैं। अब ये जितने भी क्षेत्र हैं यहाँ पर फ्रांसीसियों के आने से पहले ही पुर्तगाली और जो अंग्रेजी कंपनियां थी अपना व्यापार कर रही थी। तो ये क्या होती है कि कंपनियां इनसे चिढ़ जाती हैं और इनके साथ इनके जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं वो आपस में शुरू हो जाते हैं। व्यापार की क्या होती है, होड़ा होड़ी लग जाती है कि कौन ज्यादा व्यापार करेगा। इस तरीके से कंपटीशन हो जाता है इन सभी कंपनियों के बीच में, आपस में ही ये कंपटीशन करने लग जाती हैं। तो होड़ा होड़ी व्यापार के लिए लग जाती है। तो एक पॉइंट और हमें याद करना है कि पुडुचेरी में इन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना करी और पुडुचेरी को ही फ्रांसीसियों ने अपने व्यापार का मुख्यालय भी बनाया। फ्रांसीसी ने अपना मुख्यालय बनाया। मुख्यालय बनाया किसका? व्यापार का मुख्यालय बनाया। किसको बनाया था? पुडुचेरी जो जगह है यहाँ को। ये भी पॉइंट हमें याद रखना है। अब यहाँ पर एक बार फिर से डच क्या है, इनके ऊपर हमला कर देते हैं फ्रांसीसी के ऊपर। ये बात है 1692 ईस्वी की।
1692 में डच दोबारा से फ्रांसीसी पर हमला कर देते हैं। हमला कर देते हैं और इनसे इनका जो क्षेत्र है पुडुचेरी, चंद्रनगर, ये सारे क्षेत्र इनसे दोबारा से डच छीन लेते हैं और एक बार इनको फिर से कर देते हैं बेघर। फिर से इनके पास कुछ भी नहीं रहता। कुछ समय के बाद इन दोनों के बीच में एक संधि होती है। जो मेन पॉइंट है हमें याद करने हैं, सिर्फ उन्हीं को मैं आपको नोट डाउन करवा रही हूँ। फिर इनके बीच में 1693 में डच दोबारा से ये करते हैं। 1697 में इनके बीच एक संधि होती है, जिस संधि को क्या बोलते हैं, रिजविक की संधि। रिजविक संधि, इस संधि को रिजविक संधि के नाम से जाना जाता है। और ये संधि किस किस के बीच होती है? ये संधि होती है हमारी डच और फ्रांसीसी के मध्य। जो रिजविक की संधि है किसके बीच होती है? डच और फ्रांसीसी के मध्य। और संधि में ये तय होता है कि दोनों ही कंपनियां भारत में व्यापार करेंगी और इन दोनों ही व्यापार करेंगी, कोई किसी के अधिकार को नहीं छीनेगा। तो अब डच इनको, इनके जो पुडुचेरी वाला क्षेत्र है, दोबारा से इनको वापस कर देते हैं और इनके फ्रांसीसियों का व्यापार दोबारा से शुरू हो जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि जब ये कंपनियां यहाँ पर व्यापार करने लगी तो इनके बीच में जब ये कंपटीशन होने लगा तो आगे भी इनके बीच में कई युद्ध हुए। उन युद्ध के बारे में हम पढ़ेंगे। जो फ्रांसीसियों का युद्ध हुआ अंग्रेजों के साथ, अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों पहले भी यूरोप में आपस में इनकी नहीं बनती थी। यूरोप में भी इनके लड़ाई झगड़े चलते रहते थे और वही लड़ाई झगड़े इनके भारत में आकर भी शुरू हो जाते हैं। तो आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में जो झगड़े हुए, जो लड़ाइयां हुई, उन लड़ाइयों को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। और ये कर्नाटक के जो युद्ध थे वो 3 युद्ध हुए। इन तीनों युद्धों के बारे में इससे अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो फ्रांसीसी कंपनी का भारत में आगमन का क्रम था, उसमें हमने सभी कंपनियों के बारे में पढ़ लिया है। पहले हमने पढ़ा था पुर्तगालियों के बारे में, अंग्रेज के बारे में, डच के बारे में, और आज हमने फ्रांसीसी के बारे में पढ़ लिया है। ये 4-5 वीडियो मेरी YouTube चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार उन्हें जरूर देख लीजिए ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ सके। तो इसी के साथ आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।